आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पगडंडी वाला ये रास्ता है, तैलीय पदार्थ निकलते हुए दिखाई दे रहा है। ग्रामीण परिवेश का ये खेल कबड्डी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दोनों राज्यों की सीमा एक छोटे भाई और बड़े भाई के भूमिकाओं में हमेशा हमें देखने मिल ही जाती है। और चौरिया घाटी पर मौजूद ये प्राकृतिक छत्र छाया बेहद ही खूबसूरत है। यही पानी आगे बढ़ते हुए इस तरह से नाले के माध्यम से प्रवाहित होता है और जैसे ही हम डाबरी के पास पहुंचते हैं तो नदी का एक बड़ा दृश्य हमें देखने मिलता है। गेहूं और चावल पीस लिया जाता है, जाते में दर लिया जाता है, तो फिर इसी झाड़ू के माध्यम से उस पिसान को यानी कि आटे को साफ किया जाता है। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम वेरियस स्पॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे, साथ में वेरियस ट्राइबल विलेज तक भी पहुंचेंगे। तो चलिए व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं लोड़ामा वाटरफॉल से। लांजी होते हुए जब हम देवर बेली मार्ग पर चलते हैं तो बीच में एक गांव पड़ता है लोड़ामा। यहाँ से फॉरेस्ट की एक पगडंडी वाले रास्ते से लोड़ामा वाटरफॉल की ओर पहुँचा जा सकता है आसानी से। लगभग 500 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि वाहन यहाँ फॉरेस्ट में पहुँच नहीं सकते हैं। और सामने देखेंगे आप गौ माता प्रकट हो चुकी है, मतलब जंगल की ओर से गांव के लिए निकल चुकी है। तो ये वो नाला है जहाँ से झरने का पानी बहता है, लेकिन हाल फिलहाल ये नाला पूरी तरह से सूखा है। चट्टानों के अलावा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बेहद ही प्राकृतिक नज़ारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। आसपास पेड़ पौधे बहुतायत में हैं जो बसंत ऋतु में पतझड़ की वजह से बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहे हैं। सन 2000 में छत्तीसगढ़ जरूर मध्य प्रदेश से अलग हो गया है, लेकिन आज भी वो दिल के करीब है, मध्य प्रदेश के करीब है। और यही वजह है कि दोनों राज्यों की सीमा एक छोटे भाई और बड़े भाई के भूमिकाओं में हमेशा हमें देखने मिल ही जाती है। इस समय मैं जहां पर मौजूद हूं ये टांडा नदी है और टांडा नदी के इसी छोर पर अभी मैंने भोजन किया घर का। और अब मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो टांडा नदी है उस तरफ मध्य प्रदेश है यानी कि बड़ा भाई है और इस तरफ छत्तीसगढ़ है। दरअसल मैं निकला था कुछ गाँव को, ट्राइबल विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, तो पता चला कि लोड़ामा से मुंडी दादर और हर्रादेही से केरादेही खमारदेही होते हुए सड़कों का निर्माण भी चल रहा है। चूँकि मैं एक पत्रकार हूँ तो पत्रकार के पेशे के लिहाज से इन सड़कों का अवलोकन करना ज़रूरी था, इसलिए मैं इन जगहों तक पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर सामने में एक हाई लेवल ब्रिज का निर्माण भी हो रहा है दो राज्यों की सीमा पर, जिससे आज़ादी के दशकों बाद से जो गांव अपने ही मुख्यालय से, ब्लॉक मुख्यालय से या ज़िला मुख्यालय से नहीं जुड़ पाए थे, इन गांवों से जुड़ जाएंगे। और ये गांव है खमारडी केराडी। दरअसल इन गांवों तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करता था, पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे। तो इन्हीं पहाड़ों को काट कर अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के इन गांवों तक पहुंचने के लिए, नक्सल मूवमेंट को ध्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। दर्रों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को भी बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। हालांकि जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो पेड़ पहाड़ को काटना ज़रूरी हो जाता है अगर इन गाँवों तक पहुँच बनाना है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा इन रास्तों का निर्माण करने से पहले जो दर्रे है, पहाड़ है, पेड़ है, उनको काट कर एक व्यवस्थित मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। चूँकि ये तीनों मार्ग इसी ब्रिज पर आकर जुड़ेंगे, टेमनी से होते हुए केराडेही खमारडी पहुँचे या फिर लोड़ामा से मुंडी दादर घाघरा टोला होते हुए खमारडी पहुँचे। और इस तरह से दो राज्यों की सीमा पर स्थित टांडा नदी को हम
छोड़ते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे खमाड़ी गांव तक। और ये बैगांव के गांवों तक हम पहुँच चुके हैं। ये ट्राइबल इलाका है और सामने आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप दूर से देख रहे हैं ये टांडा नदी के उस छोर पर स्थित संजारी गांव है, जो खैरागढ़ ज़िले में आता है। पहले राजनांदगांव ज़िले में आता था। तो एक समय था इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। चाहे टेमनी से होते हुए आप आगे बढ़ते तो कई नाले, कई पर्वत, पहाड़ होते थे, जिसकी वजह से इस गांव तक पहुंचना आसान नहीं था। तो खर्राडीह से केराडीह होते हुए भी आप पहुंच नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने की वजह से। तो फिलहाल सरकार के द्वारा RCPLWE योजना के अंतर्गत इन पहाड़ों को, इन दर्रों को काटकर व्यवस्थित इस मार्ग का निर्माण अब इस गांव तक किया गया है। यानी कि खमाड़डीह तक डायरेक्ट रोड पहुंच चुकी है और टांडा नदी पर एक सुंदर ब्रिज भी तैयार हो रहा है। ये ब्रिज, हाई लेवल ब्रिज जब तैयार हो जाएगा तो इस अंतिम छोर पर बसे लांजी क्षेत्र के, लांजी विधानसभा के इन आदिवासी गांव के बच्चों को और यहाँ के लोगों को निश्चित ही मूलभूत सुविधाओं के साथ मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। सतही जगह पर, घास के मैदान पर इस तरह से बच्चे यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का ये खेल कबड्डी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चौरिया घाटी पर मौजूद ये प्राकृतिक छत्र छाया बेहद ही खूबसूरत है। प्रकृति की ये खूबसूरत वादियाँ, ये पेड़ पौधे और पेड़ों से गिरने वाले ये पत्ते भी एक अलग प्रकार की अनुभूति का एहसास हमें कराते हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे तो एक ही तरह के पेड़ और पौधे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका जो ढलने की प्रक्रिया है वो अलग अलग है। और यही वो वजह भी है कि इस जगह को और अधिक खूबसूरत बना देती है लोगों के लिए, प्रकृति को समझने के लिए, प्रकृति के नियमों को अनुभव करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए। और यहाँ पर है देव नदी का उद्गम स्थल। मेरे पीछे में आप जो ये बहता हुआ पानी या फिर ठहरा हुआ पानी देख रहे हैं, यही देव नदी का उद्गम स्थल है जो चौरिया में है। यहीं से नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत भी बालाघाट जिला प्रशासन के द्वारा आज से 4 साल पहले की गई थी। आपको दिखाना चाहूँगा वो कुंड जहाँ से पानी निकलता है और फिर धीरे धीरे नाले के तौर पर ये प्रवाहित होते हुए आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, नदी का स्वरूप, नदी का विस्तार होते जाता है और एक बड़ी नदी के तौर पर देव नदी की पहचान बालाघाट में होने लगती है। कोना के पास पहुँचे तो यहाँ पर कुछ आदिवासी परिवार की महिलाएं और मुखिया जंगल से निकलते हुए हमें नज़र आए। और ये देखेंगे इनके सिर पर बम्बैया झाड़ू है, जिसे पिसान साफ करने के काम आता है। पिसान यानी कि आटा, जब गेहूँ और चावल पीस लिया जाता है, जाते में दर लिया जाता है, तो फिर इसी झाड़ू के माध्यम से उस पिसान को यानी कि आटे को साफ किया जाता है। ये इस तरह से काम आता है। तो प्रकृति में ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जो आदिवासियों के उपभोग का जरिया भी है और उनके लिए संसाधन का काम भी करते हैं। चौरिया से निकलकर जब हम डाबरी के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर देव नदी का दृश्य कुछ इस तरह से दिखता है। यानी कि काफ़ी विकसित और विस्तारित हो जाती है देव नदी। इस समय आप देखेंगे ग्रामीण बच्चे जो कि इसी नदी से उनका जीवन जुड़ा है, वो नदी की बीजधार में, बहुत कम पानी है, इसमें खेल रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो भारत में नदियों का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। ऐसे ही छोटे छोटे झरनों के माध्यम से, पहाड़ी पर्वत से निकलने वाले पानी के माध्यम से जब नाले तैयार होते हैं और उन्हीं नालों को मिलाकर एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। देव नदी बालाघाट ज़िले की वो नदी है जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी नदी में समाहित हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी में समाहित हो जाती है, जिसे हम
गोदावरी कहते हैं। वैसे तो यहाँ से छोटे छोटे नालों के माध्यम से देव नदी विस्तारित होते हुए आगे सोन नदी और फिर वैनगंगा नदी में समाहित हो जाती है। फिर ये नदी आगे चलकर और दूसरी नदियों को अपने साथ मिला लेती है और महाराष्ट्र में पहुँचने के बाद गोदावरी नदी का निर्माण होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रायद्वीपीय नदी में से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का नंबर आता है, जो दूसरे नंबर पर आती है, जिसकी लंबाई 1400 से अधिक किलोमीटर लंबी मानी गई है। बीजीटी एक्सप्लोरर के इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आज बस इतना ही। आगे और मुलाकात करेंगे और बालाघाट ज़िले की अन्य जगहों को, स्पॉट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे वहाँ के ट्राइबल कल्चर को, ट्राइबल विलेजेस को और वहाँ की अन्य गतिविधियों को। जिस तरह से आप बीजीटी मीडिया को न्यूज़ के लिए देखते हैं, ठीक उसी तरह से बीजीटी एक्सप्लोरर को भी ज़रूर देखें। इस व्लॉगिंग चैनल पर हम बालाघाट ज़िले की नई नई जानकारियाँ आप जैसे दर्शकों को प्रदान करने के लिए तैयार करते हैं और साथ में ट्राइबल विलेजेस और ट्राइबल क्षेत्रों से जुड़ी कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना भी और समझना भी।